वन नेशन वन इलेक्शन, इस विज़न को साकार करने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ने 2 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए। इन बिल्स में क्या है, इनका क्या स्टेटस है, इन बिल्स के हमारे लिए क्या मायने हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। पर इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है। हमारे यहाँ एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर हम अपने लीडर्स को चुनते हैं हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए। और हमारे यहाँ डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर हम अपने लीडर्स को अलग अलग लेवल पे चुनते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं, जहाँ पर हम अपने एमपीज़ को चुनते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर हम एमएलएज़ को चुनते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होते हैं जहाँ म्यूनसिपैलिटी या पंचायत इलेक्शंस होते हैं। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए चुनते हैं जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे काम करते हैं। तो अब हम समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। फिलहाल हम अपने आसपास अलग अलग स्तर पे इलेक्शंस होते हुए देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि इन सभी को सिंक्रोनाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना, ताकि एक व्यक्ति एक ही समय पर अपना एमपी, अपना एमएलए चुन पाए। अगर आप देखें तो लोकसभा का टेन्योर कितना है, 5 साल। स्टेट असेंबलीज का टेन्योर कितना है, 5 साल। तो लॉजिकली ये एक साथ शुरू होकर के एक साथ ख़त्म हो सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पहले इलेक्शंस 1951-52 में हुए थे, तब से लेकर 1967 तक ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा था। लोकसभा, असेंबली दोनों एक साथ शुरू होते थे और एक साथ ख़त्म हो जाते थे। पर क्योंकि लोकसभा भी अपने टेन्योर से पहले डिसरप्ट हो सकती है और स्टेट असेंबली भी 5 साल से पहले डिसरप्ट हो सकती है, इन दोनों में से किसी के भी पहले डिसरप्ट होने पर यह साइकिल खराब हो सकती है। और ऐसा ही 67 के बाद हुआ। यानी फिलहाल लोकसभा के साथ ज़्यादातर स्टेट असेंबलीज का टेन्योर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि लोकसभा के साथ ही स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस करवा दिए जाएं और दोनों का टेन्योर एक साथ चले, जिसका टेन्योर कंप्लीट होने के बाद फिर ये टेन्योर एक साथ शुरू हो। तो आखिर ऐसा हमें करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों हमें चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? अगर हम रूलिंग पार्टी की सुने तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारे एडवांटेजेस लिस्ट किए हैं, जैसे कि कॉस्ट। आज की तारीख में चुनाव करवाने पर काफ़ी सारा खर्चा होता है और बहुत सारे चुनाव करवाने पे बहुत सारा खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब आप सोचिए, ये तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस की बात है। अगर हम इसमें बाकी और चुनावों का खर्चा जोड़े तो एक बहुत बड़ा मेहनत फिगर बन जाएगा। इसके अलावा बार बार चुनाव करवाने पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का फोकस सिर्फ चुनाव पर रहता है। एक चुनाव जीत लिया तो अगले चुनाव जीतने की रणनीति बनाओ, वो जीत लिया तो फिर अगले चुनाव जीतने की रणनीति बनाए। तो फोकस इलेक्शंस जीतने पे ज़्यादा रहता है और गवर्नेंस पर कम रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसका सपोर्ट करती है, उनका ये मानना है कि अगर चुनाव एक बार में करवा दिए जाएँ तो 5 साल तक के लिए आपके मन में शांति है कि आप गवर्नेंस पर फोकस कर सकते हैं। अगला इलेक्शन जो है वो 5 साल बाद फेस करना है। तीसरी बात, जब चुनाव करवाए जाते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता जिसे हम कहते हैं वो लगाई जाती है और उस दौरान कोई नई पॉलिसी, कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया जाता। तो एक तरीके का पॉलिसी पैरालिसिस हम फेस करते हैं और उस दौरान देश का डेवलपमेंट और देश की ग्रोथ हैम्पर होती है। इसके अलावा बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन चुनावों को स्मूथली करवाने में लगता है। बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेज इसमें डिप्लॉय की जाती है, बहुत सारे पोलिंग ऑफिशियल्स को इसमें डिप्लॉय किया जाता है। तो एक तरीके की बहुत सारी हमारे रिसोर्सेज और एनर्जी इस प्रोसेस में वेस्ट होती है, जो कि अगर एक बार में करवा दिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। तो अगर ये बिल इतने ही अच्छे हैं, अगर ये मूव इतना ही अच्छा है, तो अपोजिशन पार्टीज इसे प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहली बात, हमने क्या इसका फ़ायदा बताया था कि कॉस्ट, काफ़ी सारा पैसा इससे बचाया जा सकता है, मगर काफ़ी सारी कॉस्ट इसे इम्प्लीमेंट करने में भी लगेगी। फॉर एग्जांपल, हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा वीवीपैट मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या होता है कि एक चुनाव में वो इस्तेमाल होकर के उन्हीं मशीन्स को हम दूसरे चुनाव के लिए ले जाते हैं, मगर अब जब हम सब जगह एक साथ चुनाव करवाएंगे तो हमें उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी और हर 15 साल में इन्हें रिप्लेस भी करना होता है। यानी उसका खर्चा हमारा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज इसे डेमोक्रेसी के लिए बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो इलेक्शंस होते हैं
सेंट्रल के इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं। जब हम सेंटर के इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं, जब हम लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वोट डालने जाते हैं, तो हमारा फोकस नेशनल इश्यूज़ पर होता है, हमारा फोकस महंगाई पर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे होता है, डिफेंस पर होता है। और जब हम स्टेट के इलेक्शंस के लिए वोट डालने जाते हैं तो हमारा इशू हमारे लोकल इश्यूज़ पर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सड़कें कैसी है, बेसिकली स्टेट की वेलफेयर पॉलिसीज़ कैसी है, हमारा फोकस उन मुद्दों पर होता है। यहाँ पर डर ये है कि जब हम सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ करवाएंगे, जब हम जनरल इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को एक साथ करवाएंगे, तो कहीं रीजनल एस्पिरेशंस या रीजनल इश्यूज़ जो हैं वो दब ना जाएं बड़े इश्यूज़ के सामने। कहीं ऐसा ना हो कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, स्पेशली आपने देखा होगा काफ़ी सारा प्रोटेस्ट जो है वो रीजनल पार्टीज़ की तरफ से आ रहा है। पार्टीज़ लाइक तृणमूल कांग्रेस, पार्टीज़ लाइक डीएमके, पार्टीज़ लाइक एआईएडीएमके, इन सब से काफ़ी विरोध आ रहा है। ओवैसी साहब की तरफ से बहुत विरोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि रीजनल पार्टीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाएं और जो रीजनल स्टेट एस्पिरेशंस हैं या जो स्टेट इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं ओवरलुक ना हो जाए। हमारे देश का जो फेडरल सेटअप है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए इस पूरे मुद्दे की वजह से। दैट इज़ वाई एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो इसको लेकर के यहाँ पर आता है। इसके अलावा एक तीसरा बड़ा मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? आज जब आप चुनाव बार बार होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को बार बार जनता के दरवाजे पे आना पड़ता है और जनता बार बार इन्हीं इलेक्शंस के थ्रू अपना फीडबैक पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। अगर आप 5 साल में एक बार चुनाव करवा रहे हो तो पॉलिटिकल पार्टी तो 5 साल के लिए फ्री है कि चलो अब जनता को तो 5 साल बाद फेस करना है हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाए, ऐसा ना हो कि ये फ्री हैंड पा करके जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेकाबू हो जाए और आपकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इस मुद्दे के साथ है। और चौथा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इसके प्रोसीजर को लेकर के, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करने होंगे, जिसको लेकर के बहुत सारे लीगल और प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए दोनों बिल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल के बारे में। ये बिल 3 आर्टिकल्स को अमेंड करता है और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करता है जो कि है आर्टिकल 82A। आर्टिकल 82A बेसिकली डील्स विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और इस आर्टिकल में 6 क्लॉजेज हैं। हम एक एक करके सारे क्लॉजेज के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 82A क्लॉज 1 बेसिकली ये कहता है कि लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद जब पहली सिटिंग होगी उस दिन से प्रेसिडेंट इन चेंजेस को एनफोर्स कर सकता है और इस डेट को कहा जाएगा अपॉइंटेड डेट। इस डेट के ऑनवर्ड्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अराउंड चेंजेस को एनफोर्स किया जा सकता है। आर्टिकल 82A क्लॉज 2 ये कहता है कि इस अपॉइंटेड डेट के बाद अगर किसी स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं और वहाँ से एक नई स्टेट असेंबली कन्वीन होती है तो उसका टेन्योर होगा अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 2029 में लोकसभा इलेक्शंस हुए और उसके बाद अपॉइंटेड डेट से ये चेंजेस को एनफोर्स किया गया और 2031 में किसी पर्टिकुलर स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होते हैं और नई गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो उसका टेन्योर 2031 से 2036 तक नहीं होगा, 2031 से 2036 तक नहीं होगा। उसका टेन्योर होगा 2031 से 2034 तक, यानी जब लोकसभा का टेन्योर खत्म होगा 2029 टू 2034 तक लोकसभा का टेन्योर है, तो 2034 में लोकसभा का टेन्योर खत्म होगा। वहीं पर स्टेट असेंबली का भी टेन्योर खत्म हो जाएगा डिस्पाइट कि वो 2031 से शुरू हुआ है, यानी उसका टेन्योर फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ लोकसभा तक ही रहेगा। तो ये बात करता है आर्टिकल 82A क्लॉज 2। आर्टिकल 82A क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 82A क्लॉज 3 इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी देता है कि वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के। आर्टिकल 82A क्लॉज 4 साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डिफाइन करता है। आर्टिकल 82A क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को लोकसभा के साथ नहीं करवाया जा सकता, तो वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के बाद करवा दिए जाएं। और आर्टिकल 82A क्लॉज 6 ये कहता है कि इन दैट केस अगर किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को साथ में नहीं करवा पा रहे हैं और उसे बाद में करवा रहे हैं, तो उस केस में उस स्टेट असेंबली का टेन्योर भी फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म रहेगा, यानी जैसे ही लोकसभा का टेन्योर खत्म होगा उसी दौरान स्टेट असेंबली का भी टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं उन 3 आर्टिकल्स की जिन्हें ये प्रोविज़न अमेंड करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 83 की। आर्टिकल 83 बेसिकली डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर बात आती है आर्टिकल 172 की, विच बेसिकली डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
तो इन आर्टिकल्स को क्यों अमेंड किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो गई तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने 5 साल के टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस करने के बाद जो गवर्नमेंट पावर में आएगी वो अपना टेन्योर उसका क्या रहेगा, उसका टेन्योर रहेगा अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल लोकसभा 2 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है तो जो नई लोकसभा चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए नहीं चुनी जाएगी, वो रिमेनिंग टर्म यानी 5-2 यानी 3 साल के लिए जो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए चुनी जाएगी। सेम गोज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 को अमेंड किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 327 को अमेंड किया जाएगा। आर्टिकल 327 बेसिकली डील्स विद पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लैंग्वेज में ऐड किया गया है आफ्टर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब बात करते हैं सेकंड बिल की। जो दूसरा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल का ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस को भी हम सिंक्रोनाइज कर दें। अगर हम इन दोनों बिल्स के की टेक अवेज लेना चाहें तो बेसिक बात यह है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हम एक साथ करवा रहे हैं अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शंस को अभी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा टेक अवे ये है कि ये सारा प्रोसेस 2034 के पहले नहीं हो सकता, अज्यूमिंग कि अभी जो लोकसभा है और उसके बाद वाली लोकसभा है वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करती है। इसको समझाता हूँ आपको। देखिए 2029 की लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग से ये प्रोसेस शुरू हो सकता है, उससे पहले शुरू हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले कहा था आर्टिकल 82A क्लॉज 1 में कि प्रेसिडेंट इसे कब एनफोर्स कर सकता है, जब नई लोकसभा चुनी जाए और उसकी फर्स्ट सिटिंग वाली डेट को हम अपॉइंटेड डेट रखें। तो अभी जो लोकसभा चल रही है उसकी तो अपॉइंटेड डेट एक तरीके से जा चुकी है, तो 2029 से पहले ये प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। और 2029 में अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शंस कौन से वाले होंगे, 2034 वाले, यानी 2034 से पहले कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जैसा हमने कहा कि ये सारा प्रोसेस फिलहाल हमने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज तक ही रखा है, इसमें हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इवन ये करने के लिए भी इन बिल्स को स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है, स्पेशल मेजॉरिटी का ये मतलब है कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसकी 2/3 मेजॉरिटी को इसे अप्रूव करना पड़ेगा और दोनों हाउसेज की मिनिमम 50% स्ट्रेंथ को इसे, तो जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है उसका 50% को इसे अप्रूव करना पड़ेगा, तभी जा करके इन बिल्स को एनफोर्स किया जा सकता है। अगर हम इसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस वाला एंगल भी डाल देते तो ये स्पेशल मेजॉरिटी वाली कंडीशन तो लगती ही, इसके अलावा 50% स्टेट असेंबली से भी इन बिल को रेटिफाई करवाना पड़ता, जो कि अगेन एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। इसीलिए फॉर नाउ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को ही हम सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इन बिल्स को हमने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है। लोकसभा ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है जिसमें 39 मेंबर्स हैं। 39 मेंबर्स में से 27 लोकसभा एमपीज़ हैं और 12 राज्यसभा एमपीज़ हैं। इसमें सभी दलों के मेंबर्स हैं जो कि एक वाइडर कंसल्टेशन करेंगे विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। उसके बाद ये रिपोर्ट अगले साल के बजट सेशन के अंत तक प्रेजेंट करेंगे। इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लीड कर रहे हैं सीनियर बीजेपी एमपी पीपी चौधरी साहब। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड कोई नई नहीं है। 21st लॉ कमीशन ने 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोज किया था। नीति आयोग ने भी 2017 के एक पेपर में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एडवोकेट किया था कि इससे काफ़ी सारी एफिशिएंसी सिस्टम में लाई जा सकती है। पिछले साल गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उन्हें इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए कहा था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट की और उसी के बेसिस पर ये बिल्स को लाया गया है। बीजेपी से इम्प्लीमेंट कर पाती है या नहीं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, बट इट विल डेफिनेटली बी अ बिग माइलस्टोन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी।